जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 67वां दे रहे हैं। यह जो प्रश्न है यह पिछले वर्ष पूछे गए करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इससे रिलेटेड हम लोग हल भी करेंगे और आने वाले जो प्रश्न है उसकी संभावना है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। देखा जाए पहला है 116 में है, कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है। तो यह प्रश्न पूछा गया था 66 बीपीएससी में। तो जो कमला हैरिस आपको पता होना चाहिए, जो कमला हैरिस हैं वह अमेरिका के प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। जो कहाँ के हैं, वह तिरुचारू के हैं, यानी जो तमिलनाडु का एक है वहीं से कुछ किलोमीटर दूर पर तिरुचारी गांव है, वहीं से ये बिलोंग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो कैमला हैरिस है वो 2021 के जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ जो बाइडेन के साथ में, जब क्या हुआ, नया वहाँ का प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने तो उपराष्ट्रपति के पद पर कैमला हैरिस जो भारतीय मूल की है, तो ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ में और भी हैं, जैसे कि अभी हाल में जो क्या हुआ था ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ उसमें से जो पीएम बने, उस पीएम के मंत्रिमंडल में आपको पता होना चाहिए गृह मंत्री जो ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन है, गृह मंत्री के रूप में कौन चुने गए, वह चुने गए भारतीय मूल की प्रीति पटेल चुनी गई, वह गृह मंत्री। और एक अमेरिकी मूल के, पाकिस्तानी मूल के एक ऋषि सनक हैं जो वित्त मंत्री चुने गए। तो थोड़ा ध्यान में रखना, ये हाल में है। तो कैमला हैरिस के बारे में पूछा गया तथा वो हम लोगों ने देखा कि अन्य कौन से देश में है जो भारतीय मूल के भी चुने गए हैं, तो वह है ब्रिटेन के ये बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल क्षेत्र में गृह मंत्री के रूप में प्रीति पटेल जो भारतीय मूल की है उसे चुनी गई। तो कमला हैरिस कहाँ के, ये तिरुचिरी के। और जो ब्रिटेन में जो चुने गए हैं कौन, बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में प्रीति पटेल, वो भारतीय मूल की है। वो चेन्नई से शायद बिलोंग करती है, नहीं ये चेन्नई से नहीं कहिए, चेन्नई से वो केरल की रहने वाली है। हाँ, तो ध्यान में रखिएगा वो केरल की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 117 में सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए सलीम अली चिड़ियाघर ये अभ्यारण्य है, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य है। यहाँ पक्षी अभ्यारण्य पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछता तो वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य यह जो है यह गोवा में अवस्थित है। वह मांडवी जो नदी है वहीं के पास में है। जो आपको पता होना चाहिए सलीम अली कौन थे, इन्होंने वर्ल्ड के क्षेत्र में बर्ड के संरक्षण के बर्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। अगर आप सलीम अली के बारे में जोड़ें तो जो ये भारत का जो केवला देव नेशनल पार्क है उनके निर्माण में काफ़ी योगदान रहा था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जब एक बांध बन रहा था उस बांध को रुकवाने में काफ़ी उनकी अहम भूमिका रही थी। इसलिए जो है सलीम अली को बर्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। वो मुंबई से हैं, तो इस तरह से सलीम अली चिड़ियाघर वह हो जाएगा गोवा के मांडवी नदी के पास में है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 118 में भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल जारी किया गया था। आपको पता होना चाहिए वो शिक्षा पोर्टल शिक्षा नहीं सॉरी सगुन पोर्टल जारी किया गया था। ये जो सगुन पोर्टल जारी किया गया था, इस सगुन पोर्टल के तहत में क्या किया गया था, लगभग 15 लाख स्कूल, 90 लाख शिक्षक, 25 करोड़ छात्रों को भी जोड़ा गया था तथा उन सभी को भी शिकायत करने के लिए, शिक्षक हो गया, स्टूडेंट हो गया और अभिभावक हो गया, उसमें शिकायत भी कर सकते हैं, इन सभी को जोड़ा गया था। तो ध्यान में रखेंगे वह सगुन ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे रूपासी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए रूपासी हवाई अड्डा यह क्या है, यह असम में अवस्थित है। और आपको बता दें एक और अरुणाचल प्रदेश जो हवाई अड्डे का यूज करता है वो लीलाबाड़ी, वो भी असम में ही है। वह मुख्य रूप से सेनाओं के लिए सेना का बेस है वहाँ पे, तो यह भी ध्यान में रखिएगा लीलाबाड़ी वह भी असम में ही पड़ता है। उसके बाद और ऑप्शन में जैसे गोवा में कौन है, गोवा में है डाबोलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो डाबोलियम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है या गोवा में। फिर पोर्ट ब्लेयर में आपको पता होना चाहिए, पोर्ट ब्लेयर में क्या है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना, हो सकता है प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट देखिए चेहरे पर मास्क लगाने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य में कानून बनाया गया था। तो चेहरे पर मास्क लगाने के लिए जो सर्वप्रथम कानून बनाया गया था वह राजस्थान सरकार के द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा यह लागू किया गया था। उस समय देश का वो पहला राज्य था। नेक्स्ट देखिए 121 में बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया। देखिए बीज बचाओ आंदोलन ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था। यह जो स्टार्ट आज में नहीं किया गया, 1980 में उत्तराखंड में शुरू किया गया था, जो विजय जरधानी के नेतृत्व में किया गया था। उनका यही मानना था कि जो हरित क्रांति आने के कारण जो प्राकृतिक रूप से उगाए गए पारंपरिक बीजों की विलुप्त हो रही है, उसी के लिए इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था उत्तराखंड के विजय जरधानी के नेतृत्व में 1980 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है। ये
प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन। देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में पहले समझेंगे, इसका काम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा का आयोग का जो उद्देश्य होता है, भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, भारत नहीं व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, इसको बनाए रखने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो अशोक कुमार है, यही उसके अध्यक्ष हैं। तो आयोग के चेयरमैन पूछा है तो अशोक कुमार हो जाएगा। तथा जो सदस्य है वह संगीता वर्मा, जो 2018 में उसके सदस्य बनी थी। और आपको याद रखना होगा अन्य सदस्य भगवंत सिंह भी हैं, भगवंत सिंह बिशोई हैं, जो 2019 में बने। तो सदस्य तो है नहीं, तो दोनों ध्यान में रखिएगा। तो अध्यक्ष डाल लिए। सदस्य कौन कौन है, एक सदस्य सुनीता वर्मा 2018 में, और एक अन्य सदस्य भगवंत सिंह बिशोई है जो 2019 में हुए। तो हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार से। इसके एक महत्वपूर्ण घटना क्या था, 2012 में एक महत्वपूर्ण घटना किसका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का, जिसमें क्या हो गया, बहुत सारे जो कंपनी, सीमेंट की कंपनी थी, वो क्या करी थी, एक तरह से संघ बना के सीमेंट का दाम को बढ़ाने का कार्य की थी, जिसमें से वह 11 सीमेंट कंपनियों पर वह दोषी ठहराकर लगभग 6,000 करोड़ का जुर्माना मारा था। कौन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो ध्यान में रखेंगे। 2023 में देखिए भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके याद में, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पीसी महालनोबिस कौन थे। अगर आप याद करेंगे पीसी महालनोबिस का तो याद आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित होता है, जिसमें उद्योग और कृषि पर बल दिया जाता है। इसमें उद्योग में भारी उद्योग लगाया जाता है। भारी उद्योग में हम लोगों ने देखा था जो राउरकेला में, भिलाई में और दुर्गापुर में लगाया जाता है। राउरकेला में कब लगाया जाता है, 1959 ईस्वी में जर्मनी की फर्म क्रूप्स एंड बियोंग के द्वारा लगाई जाती है। फिर वही राउरकेला जो छत्तीसगढ़ में होता है, राउरकेला तो उड़ीसा हो गया, उसके बाद भिलाई जो छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ रूस के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, कब, 1955 ईस्वी में। फिर दुर्गापुर में क्या किया जाता है, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया जाता है, वह 1962 ईस्वी में। तो चीज़ों को ध्यान में रखना। और यही पीसी महालनोबिस थे जो हम लोग देखे थे। तो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे प्रतिरक्षण सर्वेक्षण के लिए इन्हीं के द्वारा 1950 ईस्वी में गठन किया गया था। हालांकि पुनर्गठन इसको उसका NSSO का 1970 में किया जाता है। इसका जो काम क्या रहता है, इसका उद्देश्य रहता है, जो उद्देश्य इसका जो सीमित रहता है यहाँ तक होता है, कोई भी जो चीज़ है उसका सर्वेक्षण तक सीमित रहता है, सर्वेक्षण करने तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2024 में भारत चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए भारत और चीन के बीच जो अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था वह वुहान में हुआ था। तो इसका जो सम्मेलन होता है वह वुहान में कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए 2017 के जो डोकलाम संकट था उसी की पृष्ठभूमि भारत और चीन के बीच पहला जो अनौपचारिक सम्मेलन हुआ वुहान में हुआ था। दूसरा अनौपचारिक सम्मेलन 2011 से 12 अक्टूबर के बीच में 2019 में हुआ था, वह चेन्नई में हुआ था। तो ये हो सकता है दूसरा पूछ दे। नेक्स्ट देखिए 25 में, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं। देखिए क्षेत्रीय, इसी को बोलते हैं RCEP, है ना। तो ये जो RCEP क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्टिव जो पार्टनरशिप है, ये क्या है, तो ये देखिए ये क्या है, आपको पता होना चाहिए। एशियान प्लस FTA मिलकर क्या बनता है, ये क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी, यानी एशियान हो गया और FTA हो गया। तो अब हम लोग समझेंगे क्या हुआ था। जो एशियान देश में आपको पता होगा कि 10 देश है एशियान में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसमें भारत नहीं है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कुछ नहीं है, बस मैप देखना, आपको याद रखना, रटना नहीं है। देखिए ऊपर हो गया थाईलैंड, हो गया थाईलैंड, आप यहाँ थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के नीचे आप देखेंगे तो पहले म्यांमार हो गया, म्यांमार के नीचे थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के बगल में वियतनाम हो गया, वियतनाम के बगल में कंबोडिया हो, कंबोडिया के बाद लाओस इधर हो गया। फिर नीचे आ जाइए, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिर इंडोनेशिया हो गया, फिर इंडोनेशिया में ही ब्रुनोई हो गया, और उसके बाद इधर फिलीपींस हो गया, और क्या हो गया, तो ये सभी 10 मिलाकर इधर 10 एशियान हो जाते। FTA में इधर कंट्री आ जाते हैं 5 से 6 कंट्री। कौन कौन आ जाते हैं FTA में, FTA में आ जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, उसके बाद चाइना आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, उसके बाद न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान नहीं आता। तो वही क्षेत्रीय एशियान प्लस FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसका मतलब होता है, उन सभी लोगों के साथ जो मिलकर बनता है वही क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदार का सदस्य, ताकि वो क्या कर सके, आर्थिक क्षेत्रीय रूप से जो आर्थिक भागीदारी में वो जो सदस्य हैं उसमें क्या हो सके, सहयोग हो सके, व्यापार बढ़ सके, उदार हो सके, इसी के लिए क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पाकिस्तान उसमें नहीं है। नेक्स्ट देख लिए 126 में किस देश के साथ 2+2 बैठक हुई थी, जापान के साथ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश के साथ 2+2 बैठक होता है। जापान के साथ भी होता है, अमेरिका के साथ भी, और भारत के साथ भी। नेक्स्ट देखिए ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है। देखिए 2.2 में जो ऊपर हम लोगों ने देखा कि 2+2 बैठक में क्या होता है, जिसमें जो भी राष्ट्र होते हैं वो राष्ट्र के जो दो आते हैं, जो भी क्या होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो राजनयिक हो, मंत्री हो, सैन्य हो, जो भी हो,
तो अब हम लोग देखेंगे ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है। देखिए ट्रैक 1.5 दो होता है, एक ट्रैक 1 होता है, ट्रैक 1.5। ट्रैक 1 में क्या होता है, ट्रैक 1 कूटनीति में दो देशों के अधिकारी, जिसमें क्या होते हैं, कौन कौन से अधिकारी, जो भी ऑफिशियली हैं, जैसे राजनयिक हो गया, मंत्री हो गया, सैन्य अधिकारी शामिल होते हैं, जो अन्य हितों के मामलों पर चर्चा और बातचीत करते हैं। लेकिन ट्रैक 1.5 कूटनीति में होता राज्यों के अधिकारी और साथ में गैर अधिकारी भी होते हैं। गैर अधिकारी में व्यवसायी हो गया, व्यापारिक संगठन हो गया, कोई भी संभावित गैर राजनयिक हो गया, ये दोनों शामिल होते हैं। तो वही ट्रैक 1.5 कूटनीति का अर्थ हुआ सरकारी और गैर सरकारी दोनों। अगर ट्रैक 1 पूछता तो वह सरकारी हो जाता, जिसमें क्या हम लोगों ने देखा, कोई भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, उसके बाद सैन्य अधिकारी हो गया, मंत्री हो गया, कोई भी राजनयिक हो गया, वह ट्रैक 1.1। ट्रैक 1 में वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ। देखिए मेकांग गंगा सहयोग क्या है, गंगा से नहीं है। तो मेकांग गंगा सहयोग आइए हम लोग समझते हैं क्या होता है। एशियान का सम्मेलन होता है, आपको पता होगा एशियान में भारत क्या है, उसका सदस्य नहीं है, लेकिन ये साझा वार्ता में भारत का भी नाम आता है। आपको पता होगा एशियान में हाल ही में इसमें एक और नया कंट्री जुड़ा है, तो वह भी ध्यान में रखना है। किसमें, एशियान में लास्तो कर है 11वां जो कंट्री है, वो जो है लास्तो है, तो ध्यान में रखिएगा। वो क्या हो गया, अब 11 हो गया है। तो अब क्या होता है, जो 2000 में एशियान का जो बैठक होता है, उस एशियान के बैठक के बाद जो क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान जो 6 देशों के विदेश मंत्री के बीच क्या होता है, अलग से बैठक होता है। इसी में 2000 में तो अलग से बैठक होता है, और उस अलग बैठक में क्या हो जाता है, कौन कौन रहते हैं, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार के नीचे थाईलैंड हो गया, उसके बाद वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, और क्या हो गया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। यही 4, 1 2 3 4 5 ये और एक भारत, 6 कंट्री इधर होता है। तो यही विदेश मंत्रियों के साथ बैठकर अलग से एक बैठक होती है 2000 में, कहाँ, लाओस में होता है। और उद्देश्य यही होता है कि सदस्य देशों में एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देना। तो वही कहलाता है मेकांग गंगा सहयोग। तो आप समझ गए, मेकांग गंगा से इसके रिलेटेड नहीं, मेक जो उद्देश्य होता है क्या होता है, सदस्य देशों में एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो यह जो होता है कहाँ होता है, वह लाओस में होता है। कौन कौन होते हैं इसमें बनते हैं, जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 2000 में क्या हो जाता है, जो थाईलैंड में एशियान सम्मेलन का बैठक होता है, उस बैठक के बाद मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान 6 देशों के विदेश मंत्रियों के बीच अलग से बैठक होती है। 6 मंत्री कौन, म्यांमार हो गया, म्यांमार के नीचे थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के नीचे कंबोडिया हो गया, कंबोडिया, वियतनाम हो गया, और लाओस हो गया, भारत हो गया। इन 6 के बीच मंत्रियों के बीच बैठक होता है, जिसमें उद्देश्य ही होता है आपसी सहयोग, उदार और और उसी की जो कहलाता है वह मेकांग गंगा सहयोग के नाम से जाना जाता है। तो मेकांग गंगा सहयोग लाओस हो जाएगा। लेकिन उस वर्ष जो बैठक हुआ था वह कहाँ हुआ था, वह थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था वो देश। लेकिन अभी अभी आपको ये भी पता होना चाहिए, एशियान की जो बैठक है, वो एशियान का जो बैठक है वह 13वां बैठक हुआ, वो कहाँ हुआ, वह ब्रुनई में हुआ। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और हम लोगों ने और भी देखा था, जैसे ब्रुनई में क्या क्या हुआ था, 38वां हुआ था और 39वां भी हुआ था। 39वां में भारत साझा वार्ता के रूप में भाग लिया था, वार्ता साझा के रूप में, जो हम लोगों ने जाना था कि वार्ता साझा के रूप में भारत के अलावा अन्य देश भी साझा लेते हैं, लेकिन वह एशियान के सदस्य नहीं है। तो वही 39वां एशियान कहाँ हुआ, वह भी ब्रुनई में, 38वां भी ब्रुनई में। और साथ में हम लोग ये जानेंगे थे कि एशियान में 11वां सदस्य क्या है, लिस्ते करके था। तो तिमोर लिस्ते है, उसका 11वां सदस्य है। तो यह भी हो सकता है प्रश्न देखने को मिल जाए। उसके बाद हम लोगों ने और भी जाना था, एशियान में जो होता है, एशियान का फुल फॉर्म होता है ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। तो ये होता है, इसमें 10 देश हैं, वो भी हम लोगों ने जाना। कौन कौन देख लिया था, एक बार फिर से चीज़ों को देख लेते हैं। हो सकता है आपको ऑप्शंस में दे 10 देश, तो ऊपर से आ जाए, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के बगल में क्या हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, नीचे आ जाइए, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, उसके बाद बैंकॉक हो गया, उसके बाद फिलीपींस हो गया। ये 10 देश इधर हो गए। और फिर एफटीए के साथ, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, उसमें भी 5 से 6 देश थे, जिसमें से हम लोगों ने कौन कौन देखा था एफटीए में, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और भारत। उसमें पाकिस्तान नहीं था, भारत तो था ही था। तो इस तरह से हम लोगों ने एशियान के बारे में जाना तथा कुछ और भी थे, जिसमें से इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था। एक बार से चीज़ों को चर्चा कर लेते हैं। क्वाड की जो वार्ता हुई थी, क्वाड में हम लोगों ने देखा था किस तरह से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया व भारत के चतुर्भुज संगठन क्वाड का शिखर सम्मेलन होता है। ये व्हाइट हाउस में संपन्न होता है। और ये जो होता है, ये जो मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन इसकी मेज़बानी करते हैं, कौन, क्वाड के। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन होते हैं, तथा जापान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, इसमें पहुँचे हुए होते हैं।
फिर हम लोगों ने यह भी जाना था कि जो G20 का सम्मेलन है, G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, वह रोम में होने वाला था, तथा उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो G20 का 16वां सम्मेलन है वह रोम में होने वाला, जिसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या दिया गया था, वन वर्ल्ड वन हेल्थ पर बात की गई थी, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो ये भी पूछ सकता है, हो सकता है आपको पूछ दिया जाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये भी देखा था, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स का हम लोगों ने देखा था कि जो 13वां सम्मेलन था वह 9 सितंबर 2021 को ऑनलाइन ही संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन, नरेंद्र मोदी की, जिसमें उन्होंने क्या रखा, मतलब C4 रखा, जिसमें कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन, कोऑपरेशन और कॉन्सेंसस उन्होंने इसमें इस बात पर जोर दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि G7 सम्मेलन हुआ था, उसमें हम लोगों ने जाना था कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। G20 में तो वो अपने पूरे अथी के साथ पहुँचे थे। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अकेले नहीं थे G20 में, और साथ में और भी थे, विदेश मंत्री भी थे, सारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे, वित्त मंत्री थे, इन सभी के साथ वो वहाँ पहुँचे थे। तो ये ध्यान में रखना, हो सकता है पूछ दे G20 सम्मेलन में जो भाग लेने के लिए सिर्फ मोदी थे या फिर अन्य थे, तो उसमें सभी उनके साथ में गए थे, जो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर अभी हम लोग चर्चा किसकी कर रहे थे, हम लोग ब्रिक्स की चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से ब्रिक्स का जो 13वां सम्मेलन होता है वह क्या होता है, वह ऑनलाइन ही संपन्न होता है, जिसमें क्या किया था, 4 बातों पर जोर दिया था, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कॉपरेशन और कॉन्सेंसस। यानी कि समेकन से पहले कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, और कंसोलिडेशन माने समेकन हो गया, कॉपरेशन सहयोग हो गया, और कॉन्सेंसस पर जोर दिया जाता है। तथा साथ में एक हम लोग ये भी देखे थे कि G7 का भी क्या है, भारत सदस्य नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसमें उनको बुलाया गया था, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनको इनवाइट किया गया G7 सम्मेलन में। और साथ में ये अन्य देशों के भी मुख्यमंत्री को भी इनवाइट किया गया था। तो वही विशेष आमंत्रित के तौर पर भारतीय नरेंद्र मोदी को भी इसमें शामिल किया गया था, किसमें, G20, जिसका 27वां शिखर सम्मेलन होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं बोरिस जॉनसन की मेज़बानी में किया जाता है, कॉर्नवाल में होता है 11 से 13 जून के बीच। तो कॉर्नवाल में होता है G20 सम्मेलन। इसमें ये होता है, और इसमें बोला जाता है कि जब ये सम्मेलन होता है, ये सम्मेलन जो रखा जाता है कब से कब, 11 से 13 जून के बीच में, जब ये सम्मेलन खत्म होता है तो उसके जस्ट एक दिन बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पर हो रहे मतलब कोरोना महामारी की वैश्विक रिकवरी को लेकर एक संपन्न हो रहा था, उसमें वर्चुअली रूप से वो भाग लेते हैं। फिर विश्व के लिए वो एक वन वर्ल्ड वन हेल्थ की भी यहाँ पर मोदी के द्वारा ये मंत्र दिया जाता है, तो ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट देखिए 130 के बाद आते हैं 131 में आते हैं, नेपाल के प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए नेपाल के जो प्रथम बहुराष्ट्रीय पाइपलाइन है यह क्या है, यह नेपाल के अमलेखगंज नेपाल का और बिहार के मोतिहारी से कनेक्टिव होता है। इसका जो शिलान्यास 2018 में 10 अप्रैल को किया गया, और जो बनकर मई 2019 में तैयार हो गया, उद्घाटन भी कर दिया गया। बोला जाता है ये समय से पहले बनकर तैयार हो गया, लगभग 9 महीना 8 महीना पहले हो गया। तो यही है प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन नेपाल के अमलेखगंज से, और बिहार का तो मोतिहारी है ये। नेक्स्ट देखिए 132 में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय न्यू जर्सी USA में। इसका गठन क्या हुआ था, 1983 में हुआ था। साथ में हम लोग और जानेंगे वर्ल्ड एथलेटिक का जो है, वर्ल्ड एथलेटिक का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, मोनाको में। मोनाको कहाँ पड़ता हुआ, यूरोप में पड़ता है। इसका गठन 1912 ईस्वी में हुआ। तो उसके बाद और भी जानते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का कहाँ है, वह लुसाने स्विट्जरलैंड में। आगे हम लोग देखेंगे लुसाने स्विट्जरलैंड में एक और का है, FIDA का, FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल डेक चेस का है, जो हम लोग देखेंगे। FIDA में भारत और अमेरिका के बीच, भारत और रूस के बीच जब फाइनल हो रहा होता है तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी रुक जाने के कारण क्या हो जाता है, दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाता। इसके कारण दोनों साथ को, रूस और भारत को साथ में विजयी दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए शेन वाटसन के सभी प्रकार के क्रिकेटों से संन्यास की घोषणा की है, ये निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते थे। आपको पता होगा शेन वाटसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2018 में ही संन्यास ले लिए थे, लेकिन जब उसके बाद IPL खेल रहे थे तो IPL में चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला कर रहे थे। वह क्या है, जो लगभग 4 से 5 है, एक बार देख लीजिएगा, जो IPL का खिताब जीती है उसी टीम से थे। 2020 में ये IPL से भी क्या किए हैं, पूरे तरह से सभी खेलों से संन्यास ले लिए शेन वाटसन, तो ध्यान में रखिएगा। 34 में भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला, तो इसकी चर्चा हम लोग किए थे, ये भागलपुर में बनाया जा रहा है। बिहार के भागलपुर में प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाया जाए, स्तनधारियों के लिए वेधशाला, पहली वेधशाला है जो कहाँ है, वह है भागलपुर में। आपको पता होना चाहिए कि भागलपुर से गंगा नदी भी होकर गुजरती है। नेक्स्ट बिहार का प्रथम रामसर कहाँ है, तो आपको ये रामसर के बारे में ही जानते हैं। देखिए रामसर आर्द्र भूमि को बोला जाता है, जो प्राकृतिक रूप से पक्षियों का, जीवों का,
क्या है, आवास है, वहीं होता है, वो प्राकृतिक आवास होता है, वही रामसर साइट दलदली भूमि कहलाता है। तो भारत में अभी 2022 तक 49 रामसर साइट हैं। थोड़ा कहानी समझते हैं। रामसर साइट अगर 2019 में देखेंगे तो मात्र यह क्या था, मतलब कहिए कि 2019 में मात्र 26 रामसर साइट था। 2020 में डायरेक्ट 15 रामसर साइट बढ़ा, 21 में 5 बढ़ा और 22 में अभी 2, अभी तक तो 2 बढ़ा है। तो हम लोग जानेंगे जो 27वां है, सबसे 49वां, सबसे जो लास्ट रामसर साइट है वह कहाँ का है, वह है यूपी का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। 48वां कौन है, और जो 48वां है वह है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात का है। तो ध्यान में रखिएगा 39वां 48वां, क्योंकि ये हाल 2021 में फरवरी में जोड़ा गया है। 49वां क्या है, वह है 49वां हो गया बखीरा हो गया जो यूपी का है, और ये 48 हो गया खजीरा, क्योंकि ख के बाद वह आता है, ध्यान में रखिएगा। और 47वां 2021 में जुड़ा है। तो 47वां वह जो जुड़ा है वह भी क्या है, यूपी का है 47वां, और 46वां जो बात की जाए वह गुजरात का, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा बिहार का, तो बिहार का एकमात्र रामसर साइट है वह 39वां रामसर साइट है, जो कहाँ है, ऑप्शन में है बेगूसराय, भागलपुर, बांका और भोजपुर। तो वह हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय आपको पता होगा, बेगूसराय के कामर झील के पास में ये 39वां है। तो अब आप बताइए कि बेगूसराय किस में पड़ता है, कौन प्रमंडल में पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए मुंगेर में पड़ता है। मुंगेर के जस्ट दाएं देखेंगे तो क्या पड़ेगा, लखीसराय, और ठीक मुंगेर के जस्ट ऊपर खगड़, और खगड़िया से ठीक आप पूरब बढ़ेंगे तो बेगूसराय मिलेगा। तो यही बेगूसराय है में आपको रामसर साइड हुआ है। तो 136 में देखेंगे 2020 में फीडे के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड विजेता कौन थे, यही फीडे। फीडे का मतलब क्या हो गया, फीडे का मतलब हो गया फेडरेशन इंटरनेशनल डेक चेस। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डेक चेस का जो विजेता है वह भारत और रूस। कारण क्या था, भारत रूस को दिया गया, जब ये फाइनल मुकाबला चल रहा था भारत और रूस के बीच, तो क्या हो जाता, इंटरनेट कनेक्टिविटी रुक जाने के कारण ऑनलाइन चल रहा होता, तो वह फिर से दोबारा जुड़ नहीं पाता। इसके कारण भारत रूस को एक साथ विजेता घोषित किया जाता है। देख लिए इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता, आपको जैसे इटालियन ग्रांड प्रिक्स का नाम आता है तो लुइस हैमिल्टन का आता है। ये मोंजा होता है, जो मोंजा बना होता है, पिच उसी पे ये होता है, कार रेसिंग है हैमिल्टन लुइस। तो ये मैक्सिमम बार हैमिल्टन लुइस ही रहे, 5 बार विजेता रहे, और एक और है जर्मनी का खिलाड़ी है, वो दोनों हैं। तो लुइस हैमिल्टन ही रहते हैं। 2020 में क्या हो जाता है, क्यों नहीं लुइस हैमिल्टन ले पाते हैं, तो लुइस हैमिल्टन इसलिए 2020 के, ये लुइस हैमिल्टन विजेता नहीं है, 2020 के पेरी गैसली हैं। तो लुइस हैमिल्टन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये गलत ट्रैक पर चल जाने के कारण इसमें 10 सेकेंड का इन पर पेनल्टी लग जाता है, जिसके कारण ये नहीं जीत पाते हैं। और वो क्या होता है, पियरे गैसली होता है। और अब बात करते हैं 2021 में जो है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का कौन विजेता रहता है, वह इसमें भी क्या होते हैं, लुइस हैमिल्टन नहीं रहते हैं। तो इसमें कौन बनते हैं, इसमें पहली बार बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के डेनियल रिकार्डो। तो डेनियल रिकार्डो होता है, इसमें क्या होता है, लुइस हैमिल्टन के साथ घटना यह होता है कि उनकी टक्कर हो जाती है। एक होता है वेस्टोपोर्न के साथ और लुइस हैमिल्टन के, दोनों आपस में टकराव हो जाने का दुर्घटना हो जाता है, और उस टक्कर के कारण ये इसमें भी बाहर हो जाते हैं। और एक अन्य पर्सन जिसमें डेनियल रिकार्डो ऑस्ट्रेलिया का है, जो 2021 का ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीतता है। तो ध्यान में रखिएगा। 138 में वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था, वन मोर थिंग कार्यक्रम ये एप्पल द्वारा आयोजन किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा वन मोर थिंग एप्पल के द्वारा, जिसमें मुख्यतः इसमें सिलिकॉन रिलेटेड चिप की बात की जाती है, मैकबुक इसको लॉन्च किया जाता है। तो इस तरह से वन मोर थिंग हो जाएगा, वह हो जाएगा एप्पल के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है, तो यह सोनू सूद हैं। आपको आई एम नो मसीहा आपको पता होगा, सोनू सूद कोरोना काल में काफ़ी लोगों को मदद किए, जिसके कारण वह नेक्स्ट देखें 140 में निम्नलिखित देशों में से HDI 2019 की रैंकिंग आरोही क्रम से संबंधित कौन सा सत्य। अब HDI का रैंकिंग पूछ रहा है, आरोही क्रम में पूछ रहा है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो रैंकिंग है भारत का, ये तो 2019 का 2020 में जो जारी हुआ था, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है वह जो है ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी 2020 में जो जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान 190वां में 189 में 131वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो करा कि 2019 में सबसे आरोही क्रम में सबसे लास्ट में भारत हो गया, भारत से आगे अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका था, उसके आगे चीन था, उसके बाद ब्राज़ील था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की क्या है रैंकिंग, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो इसका जो स्थान है 2022 में 136वां स्थान है 146 में से। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ जो प्रश्न बन सकते हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूछने की संभावना, उन सभी पे हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।